आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं भारत में यूरोपीय ताकतों के आने की, उसमें भी सबसे पहले पुर्तगालियों की, और उस समुद्री रास्ते की खोज की जिसने उन्हें सीधे यहाँ भारत के तटों तक पहुंचा दिया। हाँ, और हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, कुछ दस्तावेज हैं, जिनके जरिए हम इस पूरी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। जी। और हमारा लक्ष्य साफ है, ये समझना कि यूरोप और उसमें भी पुर्तगाल सबसे पहले आखिर क्यों इतने बेसब्र थे भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता खोजने के लिए। हाँ, क्या वजह थी? और फिर ये रास्ता उन्हें मिला कैसे, क्या मुश्किलें आईं, और जब वास्को डी गामा यहाँ कालीकट पहुंचा तो उसका उस पहली मुलाकात का असर क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प ऐतिहासिक सफर और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल है, जैसा आपने कहा, कि इस नए समुद्री रास्ते की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या पुराने रास्ते काफी नहीं थे? हाँ, ये अहम सवाल है। मेरा मतलब है, व्यापार तो जैसा कि हम जानते हैं हजारों साल से चल रहा था भारत और यूरोप के बीच, किसी न किसी रूप में। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये एक बिल्कुल नए, अनजान और खतरनाक समुद्री रास्ते को खोजने की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होती है। 7वीं सदी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य बिखर गया। उसके बाद मिस्र और फारस यानी ईरान के इलाकों में अरबों का दबदबा कायम हो गया। इससे हुआ ये कि यूरोप और भारत के बीच जो एक सीधा संपर्क था, वो लगभग खत्म सा हो गया, टूट गया वो लिंक। अच्छा, यानी जो सदियों पुराना लेन देन था, व्यापार था, उस पे एक तरह की कह सकते हैं रोक लग गई, या बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, मुश्किल हो गया। और दिक्कत ये थी कि भारतीय सामान जैसे मसाले, हाँ। खासकर काली मिर्च, लौंग, इलायची, फिर बेहतरीन सूती कपड़े जिन्हें कैलिको कहते थे, हाँ। रेशम, कीमती पत्थर, हाँ। इन सब की यूरोप में मांग जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन सीधा रास्ता ना होने से ये चीजें या तो मिलती ही नहीं थी या फिर बिचौलियों के जरिए बहुत महंगी हो जाती थी। और फिर इसमें एक और बड़ी घटना जुड़ गई 1453 में। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है, उस पर उस्मानिया तुर्कों का कब्जा हो गया। इसलिए तो हालात और बिगाड़ दिए होंगे फिर, क्योंकि वो तो जमीनी रास्ता था शायद। बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए। ये सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये वो सबसे अहम और सबसे मुनाफे वाला जमीनी रास्ता था जो यूरोप को एशिया से जोड़ता था। वो लगभग बंद हो गया यूरोपियनों के लिए। सारा कंट्रोल अरब और फिर तुर्क बिचौलियों के हाथ में चला गया। अच्छा, दबदबा। तो यूरोप के लोगों के लिए भारतीय माल तो फिर सोने के भाव हो गया होगा, क्योंकि हर कोई अपना हिस्सा जोड़ता होगा रास्ते में। बिल्कुल, दाम बढ़ते जाते थे। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने यूरोपीय देशों को, खासकर वो देश जो अटलांटिक महासागर के तट पर थे, जैसे पुर्तगाल और स्पेन, उन्हें भारत के लिए सीधा समुद्री रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। वो चाहते थे कि ये जो अरब तुर्क मोनोपोली है, एकाधिकार है, इसे तोड़ा जाए, व्यापार सीधा अपने हाथ में लिया जाए। तो ये जरूरत तो समझ में आती है। साफ है कि उन्हें सस्ता माल चाहिए था और बिचौलियों को हटाना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप इस इतनी बड़ी समुद्री खोज के लिए तैयार था? क्या उस समय वहां ऐसा माहौल था, ऐसी तकनीक थी जो इस तरह के मुश्किल, जोखिम भरे अभियानों को मुमकिन बना सके? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ चाहने से तो होता नहीं। माहौल भी होना चाहिए, साधन भी। और हाँ, यूरोप में उस वक्त एक खास किस्म का माहौल बन रहा था। ये 15वीं सदी थी। यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसांस का दौर था। हाँ, रेनेसांस। हाँ, एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान, दुनिया को जानने की इच्छा, एक नई लहर उठी थी। लोगों में नई जगहों को खोजने, नई चीजें जानने की जबरदस्त उत्सुकता थी। इस पूरे माहौल ने खोज यात्राओं को बहुत बढ़ावा दिया। और तकनीकी तौर पर जहाज वगैरह, क्या वो सक्षम थे इतनी लंबी यात्रा के लिए, अटलांटिक पार करने के लिए? निश्चित रूप से। उस वक्त तक जहाज बनाने की तकनीक और खासकर नौकायान नेविगेशन की कला में यूरोप में काफी तरक्की कर ली थी। अब पहले से बड़े, ज्यादा मजबूत जहाज बन रहे थे। ऐसे जहाज जो अटलांटिक जैसे विशाल और तूफानी महासागर का सामना कर सकें और लंबी यात्राएं कर सकें। कंपास वगैरह का इस्तेमाल भी बेहतर हो गया था। इसके साथ ही पूरे यूरोप में एक तरह का जुनून था पूर्व के अनजाने देशों तक पहुंचने का। एडवेंचर का भी एक भाव था। क्या इसमें आर्थिक पहलू भी थे? समाज में क्या बदलाव आ रहे थे? हाँ, आर्थिक कारण भी बहुत अहम थे। यूरोप के कई हिस्सों में खेती का विस्तार हो रहा था। नई तकनीकों जैसे बेहतर हल,
फसल चक्र अपनाने से पैदावार सुधर रही थी। लोगों का जीवन स्तर कुछ बेहतर हो रहा था। मांस की खपत बढ़ी थी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? मांस को सिर्फ स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक ठीक रखने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए भी मसालों की जरूरत थी, खासकर काली मिर्च और लौंग की। अच्छा, तो मतलब मसाले सिर्फ लग्जरी आइटम नहीं थे, बल्कि एक तरह की जरूरत भी थी। प्रैक्टिकल नीड। सही कहा, एक जरूरत भी बनते जा रहे थे। और जैसे जैसे यूरोप में थोड़ी समृद्धि बढ़ी, पूर्वी देशों की शानदार चीजों जैसे रेशम, अच्छे कपड़े, कीमती रत्न, इनकी मांग और तेजी से बढ़ी। स्टेटस सिंबल भी थे ये। अच्छा, एक बात और। पहले तो हमने सुना है कि इटली के शहर जैसे वेनिस और जेनोआ वो पूर्वी व्यापार से बहुत अमीर हुए थे। तो क्या वो इस नई खोज में आगे नहीं आ सकते थे? उन्होंने कोशिश नहीं की? हाँ, वेनिस और जेनोआ ने पहले भूमध्य सागर के रास्ते होने वाले व्यापार से खूब पैसा कमाया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हालात बदल गए थे। एक तो वो इतने बड़े और शक्तिशाली नहीं थे कि वो ताकतवर उस्मानिया सल्तनत को सीधी चुनौती दे सकें। दूसरे, अटलांटिक का रास्ता उनके लिए बहुत लंबा और अनजान था। उनके पास वैसे जहाज या उतनी हिम्मत शायद नहीं थी। उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि वो खुद अटलांटिक के पार इतने बड़े और खर्चीले समुद्री अभियानों का बीड़ा उठा सके। वो भूमध्य सागर के खिलाड़ी थे। तो अगर वेनिस और जनोआ जैसे पुराने धुरंधर ये काम नहीं कर सकते थे, तो फिर यूरोप में कौन सी नई ताकतें थीं जो इस चुनौती को लेने के लिए तैयार थीं? कौन इस मौके का फायदा उठाना चाहता था? यहाँ सामने आए अटलांटिक तट के देश पुर्तगाल और स्पेन। ये नए खिलाड़ी थे, इनमें जोश ज्यादा था। उत्तरी यूरोप के अमीर व्यापारी और बैंकर उन्हें पैसा और लोग देने को तैयार थे। और दिलचस्प बात यह है कि जेनुआ के जो अनुभवी नाविक और जहाज बनाने वाले थे, वो अपनी तकनीक, अपनी महारत और जहाज इन नई शक्तियों को, खासकर पुर्तगाल को, देने के लिए तैयार थे। मतलब एक्सपर्टीज वहां से भी आई। और इन सब में पुर्तगाल ने लीड क्यों ली? स्पेन भी तो था। पुर्तगाल की स्थिति थोड़ी खास थी। एक तो वो भौगोलिक रूप से अटलांटिक पर आगे था। दूसरा, वो लंबे समय से उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिम शासकों से लड़ रहा था, जिसे वो रिकॉन्क्विस्टा का हिस्सा मानते थे। तो उनमें एक तरह का धार्मिक जोश, एक मिशन की भावना थी। तीसरा और शायद सबसे अहम, उनके शासकों, खासकर प्रिंस हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, उनमें समुद्री खोज का एक जुनून था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, हाँ, इनका नाम तो इतिहास में बहुत आता है। बिल्कुल। प्रिंस हेनरी के लिए भारत का समुद्री मार्ग खोजना जैसे एक सपना बन गया था, एक ऑब्सेशन। उनका मकसद दोहरा था। एक तो व्यापार पर मुस्लिम एकाधिकार को तोड़ना, बिल्कुल साफ, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना और अफ्रीका में कहीं मौजूद एक काल्पनिक ईसाई राजा प्रेस्टर जॉन की सल्तनत से संपर्क साधना। प्रेस्टर जॉन ये कौन थे? ये एक मिथक जैसा था उस समय यूरोप में। माना जाता था कि पूरब में कहीं एक बहुत शक्तिशाली ईसाई राजा है। पुर्तगाली सोचते थे कि अगर उससे संपर्क हो जाए तो इस्लाम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुला जा सकता है। मतलब व्यापार के साथ साथ ये धार्मिक और रणनीतिक मंशा भी थी। क्या उन्हें चर्च का समर्थन मिला इस काम में, पॉप का? हाँ, बिल्कुल मिला। पोप निकोलस पंचम ने 1454 में एक बाकायदा आधिकारिक आज्ञा पत्र, जिसे पैपल बुल कहते हैं, वो जारी किया था। उसमें प्रिंस हेनरी को इजाजत दी गई थी कि वो पूर्व के दूर तटों तक समुद्र में यात्रा करें, खासकर भारत तक जाएं, ताकि इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और ईसाई धर्म फैलाया जा सके। हालांकि प्रिंस हेनरी की जिंदगी में ये सपना पूरा नहीं हुआ। उनकी मौत पहले हो गई। और फिर पुर्तगाल और स्पेन के बीच वो दुनिया को बांटने वाली संधि भी तो हुई थी, वो क्या थी? हाँ, वो बहुत ही अजीब और महत्वपूर्ण घटना थी। 1494 में हुई टॉर्डेसिलियस की संधि। इसमें पुर्तगाल और स्पेन ने पोप की मध्यस्थता से अटलांटिक महासागर में केप वर्डे द्वीप समूह के पश्चिम में करीब 1300 मील दूर एक काल्पनिक रेखा खींच दी और तय किया कि इस रेखा के पूरब में जो भी नई जमीनें या रास्ते खोजे जाएंगे गैर ईसाई दुनिया में, उन पर पुर्तगाल का हक होगा। और पश्चिम में? और पश्चिम की सभी चीजों पर स्पेन का। मतलब उन्होंने एक तरह से पूरी गैर ईसाई दुनिया को आपस में बांट लिया, सिर्फ कागज पर। कमाल है। मतलब सिर्फ एक लकीर खींचकर पूरी दुनिया बांट ली। ये तो
खैर, तो इसका मतलब पुर्तगाल को अफ्रीका के रास्ते पूरब यानी भारत की तरफ बढ़ने का एक तरह से खुला लाइसेंस मिल गया। हाँ बिल्कुल। संधि के मुताबिक अफ्रीका और एशिया पुर्तगाल के हिस्से में आए और पश्चिम में जो नया महाद्वीप मिला अमेरिका, वो स्पेन के। इसने वाकई पुर्तगाल के लिए भारत और हिंद महासागर के इलाके में घुसपैठ करने का रास्ता साफ कर दिया। अब स्पेन उस तरफ से दखल नहीं दे सकता था। तो मतलब अब मंच पूरी तरह तैयार था। जरूरत थी, माहौल था, तकनीक थी, पैसा था, धार्मिक और राजनीतिक मंशा थी, और अब तो आधिकारिक इजाजत और बंटवारा भी हो गया था। बस उस रास्ते को ढूंढ निकालने की देर थी। और वो खोज आखिरकार हुई। धीरे धीरे पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के तट के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। 1487 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने उस जगह का नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का अंतर्द्वीप, क्योंकि वहां उसे बड़े भयानक तूफान मिले थे। हाँ, लेकिन बाद में नाम बदला गया शायद। हाँ, पुर्तगाल के राजा ने उसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप रख दिया, क्योंकि अब ये उम्मीद जग गई थी कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है। डियाज ने ये साबित कर दिया था कि अफ्रीका के दक्षिण से घूमकर पूरब की ओर जाना मुमकिन है। लेकिन डियाज भारत तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, वो वापस लौट गया। हाँ, असली कामयाबी तो फिर वास्को डी गामा को मिली 10 साल बाद। सही कहा। डियाज की यात्रा के लगभग 10 साल बाद 1497 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में 4 जहाजों का एक छोटा बेड़ा लिस्बन से रवाना हुआ। वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर अफ्रीका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर बढ़ा। वहां मालिंदी नाम की जगह पर उसे एक अनुभवी गुजराती नाविक मिला, जिसका नाम कुछ स्रोतों में अब्दुल मजीद बताया जाता है। अच्छा, एक भारतीय नाविक ने मदद की। हाँ, उस गुजराती नाविक को हिंद महासागर के मॉनसून हवाओं और रास्तों की अच्छी जानकारी थी। उसकी मदद से वास्को डी गामा ने हिंद महासागर पार किया। करीब 11 महीने की बहुत ही लंबी, कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद मई 1498 में वास्को डी गामा का बेड़ा भारत के मालाबार तट पर कालीकट नाम के बंदरगाह पर पहुंचा, आज का कोझिकोड। और ये पल मई 1498, ये भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कालीकट पहुंचने पर उनका स्वागत कैसे हुआ? वहां का राजा कौन था? कालीकट के जो स्थानीय हिंदू शासक थे, उनकी उपाधि थी जमोरिन, समुद्री। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, काफी दोस्ताना तरीके से। ऐसा लगता है कि शुरू में जमोरिन को पुर्तगालियों के असली इरादों का कोई अंदाजा नहीं था, या शायद उन्होंने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कालीकट उस समय हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, एक एंट्रपोर्ट जिसे कहते हैं, मतलब एक ऐसी बड़ी मंडी जहां दूर दूर से जहाज माल लाते थे और ले जाते थे। जमोरिन की अमीरी और ताकत इसी खुले व्यापार पर टिकी थी। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये नए यूरोपीय व्यापारी भी आएंगे, व्यापार करेंगे और उनके राज्य की दौलत और बढ़ेगी। लेकिन वहां तो पहले से बहुत सारे अरब व्यापारी जमे हुए थे। उन्हें ये नया कंपटीशन कैसे लगा होगा? वो खुश हुए होंगे? बिल्कुल नहीं। मालाबार तट पर सदियों से अरब व्यापारियों का बहुत दबदबा था। वो इस इलाके के व्यापार को कंट्रोल करते थे एक तरह से। वो पुर्तगालियों के आने से एकदम चौकन्ने हो गए। उन्हें फौरन खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ये उनके व्यापार को छीनने आए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली यहाँ अपनी जड़ें जमाएं। उस समय हिंद महासागर में व्यापार की आम व्यवस्था क्या थी? मतलब क्या किसी एक ताकत का पूरा कब्जा था या सब मिलजुल कर व्यापार करते थे? नहीं, उस वक्त तक हिंद महासागर का व्यापार काफी हद तक खुला हुआ था। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी शामिल थे। भारतीय थे, अरब थे, फारसी थे, पूर्वी अफ्रीका के लोग थे, चीनी थे, जावा के लोग थे और भी कई। ये सब आपसी समझ और कुछ अलिखित नियमों के तहत व्यापार करते थे। हाँ, मुकाबला जरूर था, सब मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन किसी एक ने पूरी तरह से दादागिरी दिखाने या दूसरों को बिल्कुल ही बाहर करने की कोशिश तब तक नहीं की थी। एक तरह का बैलेंस था। और पुर्तगालियों का इरादा इससे बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। पुर्तगाली इस पूरी व्यवस्था को बदलने आए थे। उनका मकसद सिर्फ व्यापार में हिस्सा लेना नहीं था, उनका मकसद था इस बेहद मुनाफे वाले मसाले के व्यापार पर अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली कायम करना। और इसके लिए वो अपने सभी कॉम्पिटिटर्स, खासकर अरबों को, इस खेल से पूरी तरह बाहर कर देना चाहते थे।
जरूरत पड़े तो ताकत के बल पर। अच्छा, वास्को डी गामा पहली बार भारत में कितने समय रहा और जब वो वापस पुर्तगाल गया तो उसका क्या असर हुआ? गामा करीब 3 महीने कालीकट में रहा। जब वो 1499 में पुर्तगाल वापस लौटा तो अपने साथ जो हमाल खासकर मसाले लेकर गया था उसे यूरोप के बाजार में बेचकर उसने अपनी यात्रा के कुल खर्चे से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। 60 गुना? ये तो अविश्वसनीय है। इससे तो पुर्तगाल में खलबली मच गई होगी। जाहिर है, इस जबरदस्त मुनाफे ने ये साबित कर दिया कि अरब बिचौलियों को हटाकर सीधे भारत से व्यापार करने में कितना ज्यादा फायदा है। सोचिए, यूरोपीय बाजार में उसी माल के लिए लोगों को 10 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी अगर वो अरबों से खरीदते थे। तो ये तो सोने की खान हाथ लगने जैसा था। इस सफलता ने पुर्तगाल के राजा और व्यापारियों को और जोश दिलाया और फिर यूरोप की दूसरी ताकतों जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, उनकी नजरें भी भारत की तरफ घूम गईं। तो क्या वागामा के तुरंत बाद और पुर्तगाली जहाज आए? हाँ, फौरन। अगले ही साल 1500 में पेड्रो एल्वारेज कब्राल के नेतृत्व में एक ज्यादा बड़ा बेड़ा करीब 13 जहाजों का भारत भेजा गया। वो सितंबर 1500 में कालीकट पहुंचा। उसने जमोरिन से वहां एक फैक्ट्री यानी एक व्यापारिक कोठी या गोदाम बनाने की इजाजत मांगी। क्या जमोरिन मान गया और क्या इस बार सब शांति से हुआ? नहीं, इस बार मामला बिगड़ गया। बातचीत चली रही थी कि पुर्तगालियों और स्थानीय अरब व्यापारियों के बीच झगड़ा हो गया। शायद पुर्तगालियों के रवैये की वजह से स्थानीय लोगों ने गुस्से में पुर्तगाली फैक्ट्री पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुर्तगाली मारे गए। अब इसके जवाब में कैब्रल ने जो किया, उसने पुर्तगाली इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। क्या किया उसने? उसने बदला लेने के लिए बंदरगाह पर खड़े कई अरब व्यापारी जहाजों को जब्त कर लिया। उन पर जो सैकड़ों नाविक थे, उन्हें बेरहमी से मार डाला। जहाजों का सारा माल लूट लिया और फिर जहाजों में आग लगा दी। यही नहीं रुका वो, उसने कालीकट शहर पर भी बमबारी की, तोपें चलाईं। अरे बाप रे, ये तो सीधे सीधे युद्ध जैसा था। मतलब व्यापार करने आए थे या लड़ाई करने? यही पुर्तगाली तरीका था शुरू में, व्यापार और हिंसा साथ साथ, डिप्लोमेसी के साथ तोपें। इस क्रूरता के बाद कैब्रल कालीकट छोड़कर दक्षिण में कोचीन और कन्नौर चला गया। कोचीन और कन्नौर के शासक जमोरिन के पारंपरिक दुश्मन थे, तो उन्होंने पुर्तगालियों का स्वागत किया। उन्हें जमोरिन के खिलाफ एक साथी मिल गया था। कैब्रल उनके साथ फायदेमंद व्यापारिक संधियां करने में कामयाब रहा। और वास्को डी गामा, क्या वो फिर भारत आया? हाँ, वास्को डी गामा 1502 में दोबारा भारत आया। इस बार वो और भी ज्यादा तैयारी के साथ आया था। ज्यादा जहाज, ज्यादा सैनिक, ज्यादा तोपें। जमोरिन ने अब भी अरब व्यापारियों को अपने बंदरगाह से निकालने की पुर्तगाली मांग मानने से इनकार कर दिया। इस बार गामा ने और भी ज्यादा क्रूरता दिखाई। उसने रास्ते में मिलने वाले हर अरबी जहाज पर हमला किया, लूटा और तबाह किया। यहाँ तक कि मक्का से लौट रहे तीर्थयात्रियों के एक जहाज को भी उसने नहीं बख्शा। जमोरिन के साथ उसके रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। गामा ने कोचीन और कन्नौर में पुर्तगाली स्थिति को और मजबूत किया और वहां स्थायी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपने पैर जमा लिए, खासकर जमोरिन के दुश्मनों के साथ मिलकर। पहले व्यापारिक कोठियां बनाई। बिल्कुल, कालीकट, कोचीन और कन्नौर उनके शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने बन गए। और फिर उन्होंने अगला कदम उठाया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों और व्यापार की सुरक्षा का बहाना बनाकर इन जगहों पर किले बनाने की इजाजत हासिल कर ली। किले मतलब ये सिर्फ गोदाम नहीं थे अब? नहीं, ये अब सिर्फ गोदाम या दफ्तर नहीं थे। ये किलेबंद सैनिक अड्डे बनने लगे थे, जहां वो अपने सैनिक और तोपें रख सकते थे। यहीं से उनकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और विस्तार शुरू हुआ। तो ये महज व्यापार नहीं था, ये साफ तौर पर इलाके पर कब्जा जमाने और अपना सैन्य दबदबा कायम करने की एक सोची समझी रणनीति थी। इतिहासकार सतीश चंद्र इस पूरे घटनाक्रम के व्यापक महत्व को कैसे देखते हैं? उनके क्या विचार हैं इस पर? हाँ, सतीश चंद्र जैसे इतिहासकार मानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना सिर्फ भारत यूरोप संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व इतिहास के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि एशिया और यूरोप के बीच पुराने समय से व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क थे, लेकिन इस सीधे समुद्री रास्ते के खुलने से न केवल व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी की संभावना बनी, बल्कि इसने यूरोपीय शक्तियों के वैश्विक विस्तार और साम्राज्यवाद का रास्ता खोल दिया। ये उसकी शुरुआत थी। तो व्यापारिक फायदे के अलावा
पुर्तगालियों के और क्या बड़े मकसद थे, जैसा सतीश चंद्र बताते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य था? नहीं, जैसा हमने पहले भी बात की, पुर्तगालियों के लिए ये सिर्फ पैसे या व्यापार बढ़ाने का मामला नहीं था। उनके लिए भारत का ये नया समुद्री रास्ता खोजना, इस्लाम की बढ़ती ताकत, खासकर उस्मानिया तुर्कों की ताकत को एक बड़ा झटका देने जैसा था। आपको याद होगा, तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता था और उनकी सैन्य और नौसैनिक शक्ति यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा बन रही थी। पुर्तगाली इसे ईसाई धर्म की लड़ाई के तौर पर भी देख रहे थे। हाँ, तो इसमें एक रणनीतिक और धार्मिक एंगल भी बहुत मजबूत था। व्यापार और धर्म साथ साथ चल रहे थे। निश्चित रूप से सीधा समुद्री संपर्क खुलने का मतलब था मसालों और दूसरे पूर्वी सामानों के व्यापार पर अरबों और तुर्कों की जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, उसे खत्म करना। ये एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य था। इसके साथ ही वो जो अफ्रीका के रास्ते काल्पनिक ईसाई राजा प्रेस्टर जॉन से जुड़ने की उम्मीद थी, वो भी थी, ताकि इस्लाम के खिलाफ दो तरफा मोर्चा खोला जा सके, पूरब से और पश्चिम से। तो इस तरह उनके जो व्यापारिक लालच थे और जो धार्मिक जोश था, वो दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, एक दूसरे को मजबूती दे रहे थे और उनके कामों को, यहाँ तक कि उनकी हिंसा को भी जायज ठहरा रहे थे उनकी नज़र में। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को अब समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे कई सारे कारण, आर्थिक ज़रूरतें, यूरोप में पुनर्जागरण का नया माहौल, तकनीकी तरक्की और एक मजबूत धार्मिक उत्साह, इन सब ने मिलकर पुर्तगालियों को भारत के लिए सीधी समुद्री रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। उन्हें इसमें कामयाबी मिली, लेकिन उनका यहाँ आना सिर्फ व्यापार की शुरुआत नहीं थी। बहुत जल्द उन्होंने बल प्रयोग, किलेबंदी और स्थानीय राजनीति में दखल देकर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश से शुरू कर दी। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ मौजूदा व्यापार व्यवस्था में शांति से शामिल होना नहीं था। ये उस पूरी व्यवस्था को बदलने, उस पर हावी होने और उसे पूरी तरह से अपने फायदे के लिए नियंत्रित करने का एक सोचा समझा आक्रामक प्रयास था। इसके पीछे आर्थिक महत्वाकांक्षा और धार्मिक कट्टरता का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण काम कर रहा था। पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो हिंद महासागर के स्वामी बनना चाहते थे, लॉर्ड्स ऑफ द इंडियन ओशन। अक्सर लोग सीधे अंग्रेजों या फ्रांसीसियों की बात करने लगते हैं। हाँ, वही तो। लेकिन पुर्तगाली तो बहुत पहले आ गए थे। वो पहले थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। चलिए इसी शुरुआती दौर को खोलते हैं जरा। जरूर। तो कहानी शुरू होती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। साल था 1505। पुर्तगाल के राजा ने उन्हें भारत का पहला गवर्नर बनाकर भेजा। पहला गवर्नर, और 3 साल के कार्यकाल के साथ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस वक्त। और उनका मिशन, क्या लक्ष्य दिए गए थे उन्हें? मिशन बिल्कुल साफ था, भारत में पुर्तगाली हितों को मजबूत करना। कैसे? देखिए, इसके कई पहलू थे। एक तो जो अहम समुद्री रास्ते थे, जैसे अदन, ओरमुज, मलक्का, उन पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापारियों का जो एकाधिकार था उसे तोड़ना। मतलब व्यापार पर कब्जा करना। हाँ, सीधे सीधे कहें तो ये। और साथ ही अंजदीवा, कोचीन, कन्नानौर, किलवा जैसी जगहों पर किले बनाना, अपनी सैन्य ताकत दिखाना। सुनने में तो बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान लगता है, लेकिन क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत थीं। एक तरफ तो कालीकट के जमोरिन थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे, स्थानीय शासक। जी। और दूसरी, शायद उससे भी बड़ी चुनौती थी, मिस्र के मामलुक सुल्तान। और वो वेनिस वाले व्यापारी, उनका क्या रोल था? हाँ, वो भी एक अहम कड़ी थे। वेनिस वालों का यूरोप में मसालों का बड़ा व्यापार था, जो पुर्तगालियों की वजह से खतरे में पड़ गया था। तो वो एक तरह से मिस्रियों को पुर्तगालियों के खिलाफ उकसा रहे थे, शायद पर्दे के पीछे से मदद भी कर रहे थे। अच्छा, तो ये सब मिलकर अल्मेडा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर 1507 में एक बड़ा झटका लगा पुर्तगालियों को। उन नौसैनिक युद्ध दीव के पास। हाँ भाई, मिस्र और गुजरात की मिलीजुली नौसेना ने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया, और इसमें अल्मेडा का बेटा भी मारा गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी हार थी, व्यक्तिगत भी और सैन्य भी। जी हाँ, लेकिन अल्मेडा ने हार नहीं मानी। अगले ही साल 1508 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और बदला लिया। हाँ, और सिर्फ बदला ही नहीं लिया, बल्कि मिस्र और गुजरात की नौसेनाओं को बुरी तरह कुचल दिया। इसी जीत के बाद उनकी वो सोच पुख्ता हुई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था जमीन पर कि किलों से ज्यादा जरूरी है समंदर पर कब्जा। अगर समंदर तुम्हारे हाथ में है तो भारत तुम्हारा है, अगर समंदर हाथ में नहीं
तो किनारे पर कितने भी किले बना लो, कोई फायदा नहीं। अच्छा, मतलब नौसैनिक शक्ति ही सब कुछ है। बिल्कुल। अल्मेडा का मानना था कि पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनना होगा, और इसी सोच ने आगे चलकर कार्टेज सिस्टम, यानी वो परमिट वाली व्यवस्था, की नींव रखी। तो अल्मेडा ने नींव डाली, समंदर पर कब्जे की। इनके बाद आए अल्फांसो डी एल्बुकर्क, और उन्हें तो असली संस्थापक कहा जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, अल्बुकर्क को असली संस्थापक माना जाता है क्योंकि उनकी सोच और रणनीति अल्मेडा से, कह सकते हैं, ज्यादा स्थायी और व्यापक थी। कैसे? क्या अलग किया उन्होंने? अल्बुकर्क ने समझा कि सिर्फ समंदर पर गश्त करने से काम नहीं चलेगा। हिंद महासागर के जितने भी मुख्य प्रवेश द्वार हैं, उन पर पुर्तगाली अड्डे बनाने होंगे, सामरिक नियंत्रण। कहाँ-कहाँ बनाए अड्डे? उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के तट पर, लाल सागर के पास, और मुज में, मालाबार तट पर, और सबसे जरूरी मलक्का में, मतलब हर अहम रास्ते पर पुर्तगाली किलेबंदी की। एक तरह से पूरे महासागर को घेर लिया। और वो कार्टाज सिस्टम, उसे भी इन्होंने लागू किया। जी हाँ, अल्बुकर्क ने ही कार्टाज यानी परमिट सिस्टम को सख्ती से लागू किया। कोई भी गैर पुर्तगाली जहाज बिना उनके परमिट के व्यापार नहीं कर सकता था। ये तो सीधे सीधे दबदबा कायम करना हुआ। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज ने उनकी मदद की। फारस की खाड़ी और लाल सागर के इलाकों में जहाज बनाने लायक अच्छी लकड़ी की कमी थी। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि उनके जो स्थानीय प्रतिद्वंदी थे, जैसे अरब या मिस्र, वो उतनी मजबूत नौसेना नहीं बना पाए जितनी पुर्तगालियों के पास थी। और फिर 1510 गोवा। हाँ, वो तो एक निर्णायक मोड़ था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया, और काफी आसानी से। इसे तो सिकंदर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र कहा गया, जो किसी यूरोपीय शक्ति के कब्जे में आया। जी, और गोवा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रहा, वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बन गया, प्रशासनिक और सामरिक दोनों तरह से। अल्बुकर्क के समय की एक और बात ध्यान खींचती है, सती प्रथा का उन्मूलन। हाँ, ये एक अहम सामाजिक कदम था उस समय के हिसाब से। और वो शादी वाली नीति, पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोत्साहित करना। जी, ये अल्बुकर्क की एक बहुत दूरगामी नीति थी। इसका मकसद था भारत में एक स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना। ऐसे लोग जो वफादार तो पुर्तगाल के हों, लेकिन भारत को ही अपना घर माने। तो ये लोग कहाँ बसे और क्या करते थे? गोवा और उत्तरी कोंकण में ये लोग जमींदार बन गए। खेती के नए तरीके लाए, नई फसलें जैसे तंबाकू, काजू, नारियल के बेहतर बागान लगाए। अच्छा, काजू पुर्तगाली लाए थे। हाँ, और शहरों में जैसे गोवा और कोचीन में ये व्यापारी बने, कारीगर बने, मास्टर शिल्पकार बने। मतलब समाज में रच बस गए। कईयों के लिए तो भारत ही घर बन गया था। लेकिन एक अंधेरा पहलू भी था शायद, मुसलमानों के प्रति उनकी नीति। हाँ, ये अल्बुकर्क की नीति का एक, कह सकते हैं, स्याह पहलू था। मुसलमानों का काफी कड़ाई से दमन किया गया। क्यों? क्या ये सिर्फ धार्मिक नफरत थी? शायद सिर्फ धार्मिक नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी व्यापारिक रणनीति भी थी। हिंद महासागर के व्यापार से मुस्लिम व्यापारियों को पूरी तरह बाहर करना, ताकि पुर्तगाल का एकाधिकार हो सके। गोवा जीतने के बाद जो वहां कत्लेआम हुआ, वो इसी का हिस्सा माना जाता है। ये एक तरह की व्यापारिक जंग थी जिसे उन्होंने बेरहमी से लड़ा। तो अल्बुकर्क ने जमीन तैयार की, उनके बाद आए नीनो दा कुन्हा 1529 में। इनके समय में क्या हुआ? नीनो दा कुन्हा ने अल्बुकर्क के काम को आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो उन्होंने पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, लगभग 1530 में। इससे गोवा का महत्व और बढ़ गया होगा। बिल्कुल, वो पुर्तगाली सत्ता का आधिकारिक केंद्र बन गया। उसी समय गुजरात में भी काफी हलचल थी। हाँ, वो बहादुर शाह और हुमायूं का संघर्ष। जी, बहादुर शाह उस वक्त मुगल बादशाह हुमायूं के सामने कमजोर पड़ रहे थे, तो उन्होंने पुर्तगालियों से मदद मांगी। और बदले में 1534 में बसीन का द्वीप, जिसे आज वसई कहते हैं, वो पुर्तगालियों को सौंप दिया। साथ में उसके आसपास के इलाके और राजस्व भी, और दीव में अड्डा बनाने का वादा भी किया। लेकिन ये दोस्ती टिक नहीं पाई शायद। नहीं, जैसे हुमायूं गुजरात से हटा, बहादुर शाह को लगा कि अब पुर्तगालियों की जरूरत नहीं, रिश्ते बिगड़ने लगे। और फिर वो दीव वाली दीवार का मामला। हाँ, बहादुर शाह दीव में एक दीवार बनाना चाहते थे, शायद पुर्तगालियों को काबू में रखने के लिए। पुर्तगालियों ने विरोध किया, बातचीत शुरू हुई। और उसी बातचीत के दौरान 1537 में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। ये घटना काफी रहस्यमयी है। इसके पीछे क्या था, कहना मुश्किल है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पुर्तगालियों का दीव पर
कब्जा और मजबूत हो गया। जी, और दा कुन्ना ने सिर्फ पश्चिम तक ही नजर नहीं रखी, उन्होंने बंगाल में भी पुर्तगाली ताकत बढ़ाने की कोशिश की। होगी को मुख्यालय बनाया, वहां पुर्तगालियों को बसाया। तो हमने देखा कि कैसे एक के बाद एक गवर्नर ने पुर्तगाली ताकत को बढ़ाया, अल्मेडा, अल्बुकर्क, दा कुन्हा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब संभव कैसे हुआ? भारत में ऐसा क्या था कि वो सफल होते गए? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, उस वक्त भारत राजनीतिक रूप से बहुत बिखरा हुआ था। उत्तर भारत में कई छोटी छोटी शक्तियां थीं। गुजरात को छोड़कर शायद? हाँ, गुजरात में महमूद बेगड़ा थे, लेकिन उनका शासनकाल भी अल्बुकर्क के गोवा जीतने के आसपास खत्म हो गया था। दक्षिण में बहमनी सल्तनत टूट चुकी थी, 5 अलग-अलग सल्तनतों में। मतलब कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जो मिलकर मुकाबला कर सके। बिल्कुल, सब आपस में ही लड़ने में लगे थे ज्यादातर। और शायद सबसे बड़ी बात, नौसेना। हाँ, किसी भी भारतीय शक्ति के पास कोई खास संगठित नौसेना नहीं थी। नहीं किसी ने इस बारे में गंभीरता से सोचा कि समंदर से भी खतरा आ सकता है। जमीन पर लड़ना जानते थे, समंदर पर ध्यान नहीं दिया। कह सकते हैं उनकी सोच जमीन तक ही सीमित थी। ये तो हुई भारत की अंदरूनी बातें। क्या कुछ बाहरी कारक भी थे? हाँ, कुछ बाहरी कारक भी मददगार साबित हुए। जैसे चीन के सम्राट ने अपने जहाजों की लंबी समुद्री यात्राओं पर रोक लगा दी थी। अच्छा, तो चीनी जहाज हिंद महासागर में नहीं आ रहे थे? ना के बराबर। इससे पुर्तगालियों के लिए एक बड़ा कंपटीशन कम हो गया, और जो अरब व्यापारी सदियों से इस व्यापार पर हावी थे, उनमें एकता नहीं थी। हाँ, उनमें पुर्तगालियों जैसा संगठन और अनुशासन नहीं था। वो पुर्तगालियों की संगठित नौसैनिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए। और वो सबसे बड़ा हथियार? तोपें। जी हाँ, पुर्तगाली जहाजों पर तोपें लगी थीं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका जवाब उस वक्त हिंद महासागर में किसी के पास नहीं था। मतलब वो दूर से ही हमला कर सकते थे? बिल्कुल। समुद्री लड़ाइयों में ये एक निर्णायक बढ़त थी। तो कुल मिलाके ये कहानी है सही रणनीति, सही समय, भारत की अंदरूनी कमजोरियां और तकनीकी बढ़त की। अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्बुकर्क का गोवा जीतना और अड्डे बनाना, साथ ही वो सामाजिक नीतियां जैसे अंतर्विवाह, नई फसलें लाना। हाँ, और फिर दा कुन्हा का गोवा को केंद्र बनाना और गुजरात बंगाल तक प्रभाव फैलाना, ये सब जुड़ता गया। पुर्तगाली महत्वाकांक्षाएं एक तरफ और दूसरी तरफ भारत का बिखराव और नौसैनिकी कमजोरी। जी, एक दिलचस्प बात तो है ही कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और जाने वाले सबसे आखिरी 1961 में। तो चलिए इस लंबे सफर को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि स्टायरो पोर्तुगीज द इंडिया यानी पुर्तगाली भारतीय राज्य सिर्फ कुछ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थे। इसका एक पूरा ढांचा था और भारतीय राजनीति में इसका अच्छा खासा दखल था, शायद उससे ज्यादा जितना हम आमतौर पर मानते हैं। हाँ, ये बात तो स्रोत भी साफ करते हैं। सोचिए, वास्को डी गामा के आने के 50 साल के अंदर ही भारत के कई तटीय हिस्से पुर्तगाली कंट्रोल में आ गए थे। 50 साल में? काफी तेजी से। हाँ, अकेले गोवा के आसपास ही करीब 60 मील का तट उनके कब्जे में था। ये कोई छोटी जगह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और ये नज़ारा सिर्फ गोवा तक ही नहीं था। पश्चिमी तट पर देखें तो मुंबई से लेकर दमन और दीव होते हुए गुजरात के दरवाजे तक एक पूरी पट्टी थी उनके पास। इसमें 4 बड़ी बंदरगाह थे, सैकड़ों शहर और गांव थे। ये सिर्फ व्यापार के अड्डे नहीं थे, ये सीधे नियंत्रण वाले इलाके थे। और दक्षिण में वहां कहानी और भी दिलचस्प है। मैंगलोर, कन्नौर, कोचीन, कैलिकट, ये सब उनकी कहते हैं किले बंद बंदरगाहों और व्यापारिक चौकियों की चेन का हिस्सा थे। अच्छा, हो सकता है मालाबार में उनका दबदबा एकदम एक छत्र ना हो, पर इतना जरूर था कि वो मसालों की जो फायदेमंद खेती वाले इलाके थे वहां के स्थानीय शासकों पर अपना असर डाल सकें या कंट्रोल कर सकें। और उस जमाने में मसाले मतलब सोना। बिल्कुल, सोने का व्यापार था वो। तो मतलब सिर्फ पश्चिमी तट ही नहीं, पूरब में भी उनके पैर जमे हुए थे। बिल्कुल, पूर्वी तट पर सेंट थॉम जो आज चेन्नई का हिस्सा है और नागापट्टनम आंध्रा में, वहां भी उनकी सैन्य चौकियां थीं, बस्तियां थीं। और 16वीं सदी के अंत तक तो बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक खासी अमीर और प्रभावशाली पुर्तगाली बस्ती बन चुकी थी। उनका नेटवर्क वाकई काफी फैला हुआ था। ये तो हुई जमीनी पकड़, लेकिन क्या वे राजनीतिक तौर पर भी उतनी ही एक्टिव थे? बहुत ज्यादा एक्टिव। कूटनीति तो उनका एक अहम हथियार थी।
गोवा और उस समय के कई बड़े भारतीय राज्यों जैसे दक्कन की सल्तनतें, विजयनगर साम्राज्य, इनके बीच बाकायदा दूतों का, राजदूतों का आना जाना लगा रहता था। अच्छा। हाँ, 1570 में गोवा और दक्कनी सुल्तानों के बीच संधियां हुईं और ये तब तक रेगुलरली रिन्यू होती रहीं जब तक वो सल्तनतें रहीं। तो मतलब उन्हें एक जरूरी पॉलिटिकल प्लेयर माना जाता था। बिल्कुल, वे सिर्फ किनारे खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, वे खेल का हिस्सा थे। चाहे विजयनगर और दक्कन सल्तनतों की लड़ाई हो या बाद में दक्कनियों और मुगलों की या फिर मुगलों और मराठों की, सत्ता का जो एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस था उसमें पुर्तगालियों की भूमिका हमेशा रहती थी। वो अपने फायदे के हिसाब से पाला बदलते रहते थे। इतने बड़े फैलाव और राजनीतिक दखल को संभालने के लिए एक ठीक-ठाक प्रशासनिक ढांचा भी तो जरूरी रहा होगा। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था तो थी। प्रशासन का मुखिया होता था वाइसराय, कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का। हाँ, उसकी मदद के लिए एक सचिव और बाद के सालों में एक पूरी काउंसिल भी होती थी। हाँ, और वाइसराय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था वेडोर द फजेंडा। हाँ। आप समझ लीजिए फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का हेड। अच्छा। रेवेन्यू देखना, माल इकट्ठा करना, यूरोप के लिए जहाजों के बेड़े भेजना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। किसी भी साम्राज्य के लिए ये पोस्ट बहुत अहम होती है। सही कहा, रीढ़ की हड्डी जैसा। बिल्कुल। और फिर दूर दराज के इलाकों में, अफ्रीका से चीन तक जो उनके किले और चौकियां थीं, उनकी कमान कप्तानों के हाथ में थी। कप्तान? हाँ, कप्तान। और इनकी मदद के लिए होते थे फैक्टर्स। ये स्थानीय व्यापारिक एजेंट होते थे जो जमीनी स्तर पर काम संभालते थे। लेकिन इस सिस्टम में एक बड़ी दिक्कत थी। वो क्या? कम्युनिकेशन। यूरोप से गोवा तक मैसेज पहुंचने में महीनों लग जाते थे और गोवा से दूसरी चौकियों तक भी काफी वक्त लगता था। हाँ, उस जमाने में तो ये होता ही होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि इन स्थानीय कप्तानों के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई। वो अपने इलाके के लगभग बेताज बादशाह बन बैठे थे। अच्छा। और अक्सर वो इस पावर का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए करते थे। भ्रष्टाचार, कंट्रोल की कमी, ये पुर्तगाली सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी बन गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि जमीनी स्तर पर पुर्तगाली नियंत्रण उतना ठोस नहीं था जितना कागजों पर लगता था, या शायद नियंत्रण का तरीका अलग था? कह सकते हैं कि नियंत्रण था, लेकिन वो बिखरा हुआ था। वो वायसराय की सीधे हुक्म से ज्यादा स्थानीय कप्तान की मर्जी पर चलता था। इससे उनकी ताकत में एक तरह का विरोधाभास था। अब जरा एक और पेचीदा पहलू पर आते हैं। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। स्रोत बताते हैं कि उत्तरी अफ्रीका में मूरों से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, अरबों से भी। हाँ, वो संघर्ष का एक लंबा इतिहास था। तो जब वे पूरब में आए तो वही जोश साथ लाए, ईसाई धर्म फैलाना और मुसलमानों पर सख्ती करना। हाँ, ये साफ दिखता है कि शुरुआत में वो मुसलमानों के प्रति काफी असहिष्णु थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं शुरुतों के मुताबिक शुरुआती दौर में वे हिंदुओं के प्रति उतने कठोर नहीं थे। शायद इसलिए कि उनका सीधा टकराव मुस्लिम शासकों और व्यापारियों से ज्यादा था। हाँ, शायद यही वजह रही हो। बेशक हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में जो लिखा है वही बता रहे हैं। लेकिन ये शुरुआती नरमी ये ज्यादा दिन चली नहीं। जैसे जैसे गोवा में उनकी पकड़ मजबूत हुई, उन्होंने इंक्विजिशन यानी धर्म अधिकरण स्थापित किया। इंक्विजिशन गोवा में? हाँ, गोवा में। इसका मकसद कैथोलिक धर्म की शुद्धता बनाए रखना था। और फिर हिंदुओं पर भी जुल्म होने लगे, धर्मांतरण का दबाव बढ़ा। ये पुर्तगाली इतिहास का एक काला अध्याय है। पर यहीं एक विरोधाभास भी है ना? एक तरफ गोवा में इंक्विजिशन चल रहा है और दूसरी तरफ वही पुर्तगाली या कहें उनके जज़ुइट पादरी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में अपनी जगह बना रहे हैं। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, और यही चीज पुर्तगाली उपस्थिति की जटिलता दिखाती है। इसकी बड़ी वजह तो खुद अकबर थे। उनकी दिलचस्पी? हाँ, उन्हें धर्म और दर्शन के सवालों में गहरी दिलचस्पी थी। वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों से चर्चा करने के शौकीन थे। इसीलिए तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। हाँ, बिल्कुल। और इसी दिलचस्पी के चलते सितंबर 1579 में अकबर ने गोवा के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। कहा कि 2 जानकार पादरियों को मेरे दरबार में भेजो। अच्छा, गोवा के चर्च अधिकारियों के लिए तो ये बड़ा मौका रहा होगा। अरे, उनके लिए तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई। उन्हें लगा कि ये बादशाह को और उसके जरिए पूरे मुगल भारत को ईसाई बनाने का सुनहरा मौका है। तो उन्होंने किसे भेजा? इस उम्मीद के साथ जेजुएट पादरी रुडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट को चुना गया। जब वे 28 फरवरी 1580 को फतेहपुर सीकरी पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। अकबर ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। ये दोनों पादरी 1583 तक दरबार में रहे।
अकबर के साथ धर्म पर लंबी लंबी बहसें की, लेकिन पुर्तगालियों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अकबर ने धर्म नहीं बदला? नहीं, अकबर की रुचि ज्ञान हासिल करने में थी, धर्म बदलने में नहीं। नतीजा 1590 में अकबर ने फिर पादरियों को बुलाया, दूसरा मिशन आया, लेकिन 1592 में वो भी बिना किसी नतीजे के वापस चला गया। तो क्या ये जेसुइट मिशन पूरी तरह फेल रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। अकबर ने 1595 में एक बार फिर पादरियों को बुलाया। ये तीसरा मिशन लाहौर पहुंचा, जहां उस समय मुगल दरबार था। तीसरा मिशन? हाँ, और ये मिशन एक स्थायी संस्था बन गया। इसका असर सिर्फ धार्मिक बहसों तक नहीं रहा, बल्कि दरबार की राजनीति पर भी पड़ने लगा। फादर जेरोम ज़ेवियर और इमैनुअल पिनेरियो इस मिशन के लीडर थे, और उनके लिखे खत वो अकबर के शासन के आखिरी दौर को समझने के लिए आज भी बहुत अहम माने जाते हैं। अच्छा। अकबर के बाद जब जहांगीर आए तब क्या हुआ? क्या जेसुइट्स का वही रुतबा बना रहा? शुरुआत में थोड़ी नरमी गर्मी हुई। जहांगीर ने गद्दी संभालते ही पहले तो जेसुइट पादरियों को थोड़ा नजरअंदाज किया, शायद कट्टर मुसलमानों को खुश करने के लिए। अच्छा, सत्ता का संतुलन? हाँ, वही। लेकिन ये दूरी ज्यादा दिन नहीं चली। 1606 तक जहांगीर फिर से उन पर मेहरबान हो गए। लाहौर में जो चर्च बना था, हाँ, सुना है काफी शानदार था। बहुत, उसे और उससे जुड़े पादरियों के रहने की जगह को बनाए रखने की इजाजत मिल गई। 1608 में आगरा में कई लोगों ने बपतिस्मा लिया। पादरी लगभग उतनी ही आजादी से काम कर रहे थे जितनी पुर्तगाल में। तो जेसुइट्स को फिर उम्मीद जगी होगी? बिल्कुल। जहांगीर का रवैया देखकर उन्हें फिर लगा कि शायद बादशाह सलामत ईसाई बन जाए। लेकिन ये उम्मीद भी आखिर में झूठी ही साबित हुई। और ऊपर से कुछ पुर्तगाली वाइसरॉय वो जो घमंड भरा रवैया था, उनकी हरकतों ने जहांगीर को नाराज करना शुरू कर दिया था। सत्ता का नशा कभी कभी कूटनीति पर भारी पड़ जाता है। और इसी माहौल में एक और खिलाजी मैदान में आ गया, अंग्रेज। हाँ, यहीं से चीजें और उलझ गईं। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर के साथ सूरत बंदरगाह पहुंचे। वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक खत लाए थे जहांगीर से भारत में व्यापार की इजाजत मांगने। ये पुर्तगालियों के एकाधिकार के लिए सीधी चुनौती थी। जाहिर है पुर्तगालियों ने रोकने की पूरी कोशिश की होगी। हाँ, फादर पिनेरियो और दूसरे पुर्तगाली अधिकारियों ने खूब कोशिश की, तिकड़म लगाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हॉकिंस दरबार पहुंच गया। जहांगीर ने हॉकिंस के लाए तोहफे कबूल किए और 1609 में उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। एक मजेदार बात यह है कि हॉकिंस तुर्की जबान अच्छी जानता था। अच्छा। हाँ, और उसने बिना किसी ट्रांसलेटर के सीधे बादशाह से तुर्की में बात की। इस सीधी बातचीत से जहांगीर बहुत इम्प्रेस हुए। तो हॉकिंस को क्या मिला इस मुलाकात से? कुछ व्यापारिक रियायतें? जहांगीर हॉकिंस से इतने खुश हुए कि उसे 400 का मनसबदार बना दिया, मतलब मुगल सिस्टम में एक पद दिया, और 30,000 रुपए सालाना वेतन भी तय किया। हालांकि स्रोत कहते हैं कि वेतन उसे कभी मिला नहीं। अरे हाँ, और हॉकिंस की शादी भी मुबारक शाह नाम के एक अर्मेनियाई ईसाई की बेटी से करवा दी गई। शुरुआत में जहांगीर अंग्रेजों पर काफी मेहरबान था। और पुर्तगाली, वो तो भड़क गए होंगे। बिल्कुल, अंग्रेजों को ये रियायतें मिलना उन्हें कैसे बर्दाश्त होता। काफी खींचतान हुई, बातचीत हुई, फिर पुर्तगालियों और जहांगीर के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ। समझौता कैसा? पुर्तगालियों ने अपनी नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल करके अंग्रेजी जहाजों को सूरत में घुसने से रोक दिया। बेचारा हॉकिंस 1611 में दरबार से चला गया। वो ना तो पुर्तगाली साजिशों का मुकाबला कर पाया, न ही जहांगीर की बदलती नीतियों का। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी होगी यकीनन। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं एक निर्णायक मोड़ आया। नवंबर 1612 में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन और एक छोटा जहाज ओसियंडा, इन्होंने सूरत के पास एक बड़े पुर्तगाली बेड़े से लड़ाई की। और नतीजा? अंग्रेज जीत गए। उन्होंने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। अब जहांगीर के पास अपनी कोई खास नेवी तो थी नहीं। जब उसने सुना कि अंग्रेजों ने समुद्र में पुर्तगालियों को हरा दिया तो वो बहुत प्रभावित हुआ। ये तो पुर्तगालियों की इमेज के लिए बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा झटका। उनकी जो अजेय नौसेना वाली छवि थी उस पर करारी चोट थी। तो लगता है पुर्तगालियों के बुरे दिन यहीं से शुरू हो गए थे। हाँ, और इसमें उनकी अपनी हरकतों का भी बड़ा हाथ था। उनकी समुद्री लूटपाट की घटनाएं वो भी मुगल सरकार को नाराज कर रही थीं। लूटपाट? हाँ,
1613 में पुर्तगालियों ने कुछ मुगल जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सारा माल लूट लिया। इससे जहांगीर बुरी तरह भड़क गया। फिर? उसने सूरत के सूबेदार मुकर्रब खां को हुक्म दिया कि पुर्तगालियों से हर्जाना वसूला जाए। तो रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। तो जहांगीर के दौर में ही काफी तनाव आ गया था। हाँ, तनाव तो आ गया था, लेकिन पूरी तरह रिश्ते टूटे नहीं। असली झटका, या कहें कि जो बची खुची अहमियत थी पुर्तगालियों की दरबार में, वो शाहजहां के दौर में खत्म हुई। शाहजहां के समय? हाँ, शाहजहां के समय में पुर्तगालियों को दरबार में जो थोड़ी बहुत रियायतें मिलती थीं, वो हमेशा के लिए खत्म हो गईं। और साथ ही खत्म हो गई वो उम्मीद जो पुर्तगालियों ने पाल रखी थी कि वो मुगल बादशाह और भारत को ईसाई बना लेंगे। वो उम्मीद जो अकबर और जहांगीर के रवैये से जगी थी। बिल्कुल, वो उम्मीद भी दफन हो गई। शाहजहां का जिक्र आया तो हुगली वाली घटना याद आ गई। हाँ, उसने तो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, खासकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव के लिए। बिल्कुल, हुगली की कहानी भी पुर्तगालियों के पतन का एक अहम हिस्सा है। हुआ ये था कि करीब 1579 में एक शाही फरमान मिला था पुर्तगालियों को कि बंगाल में सतकाओं के पास हुगली नदी के किनारे बस जाओ और अपना व्यापार चलाओ। और उन्होंने इस इजाजत का खूब फायदा उठाया होगा। भरपूर फायदा उठाया। धीरे धीरे उन्होंने वहां बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। नतीजा ये हुआ कि सारा व्यापार पुराने बंदरगाह सतकाओं से हटकर हुगली आ गया। हुगली एक नया और अहम पुर्तगाली सेंटर बन गया। तो सिर्फ व्यापारी कर रहे थे या कुछ और भी? सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। नमक बनाने पर अपनी मोनोपोली कर ली। अच्छा। अपना अलग कस्टम हाउस बना लिया और तंबाकू जैसी नई चीजों पर जो 17वीं सदी की शुरुआत में ही आई थी और पॉपुलर हो रही थी, उस पर भारी टैक्स वसूलने लगे। ये सब बातें मुगल अधिकारियों को पसंद नहीं आ रही होंगी। बिल्कुल नहीं, स्थानीय व्यापारियों को भी नहीं। लेकिन शायद सबसे ज्यादा नाराजगी उनकी एक और हरकत से हुई। वो क्या थी? वो थी दास व्यापार। स्रोत बताते हैं कि वे न सिर्फ व्यापार से पैसा कमा रहे थे, बल्कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद कर या अगवा करके गुलाम बना रहे थे। क्या? बच्चों को? हाँ, और उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित कर रहे थे। ये बहुत ही क्रूर काम था और हद तो तब हो गई जब इन्हीं हरकतों के दौरान उन्होंने शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की 2 दासियों को अगवा कर लिया। अरे, ये तो सीधी बादशाहत को चुनौती हो गई। बिल्कुल, ये सीधी सीधी शाही शान में गुस्ताखी थी। इसका अंजाम तो बुरा होना ही था। क्या हुआ फिर? अंजाम भयानक हुआ। शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर कासिम खान को हुक्म दिया कि इन गुस्ताख फिरंगियों को सबक सिखाया जाए। 24 जून 1632 को हुगली की मुगल घेराबंदी शुरू हुई। लड़ाई हुई? जोरदार लड़ाई चली 3 महीने तक, और आखिरकार मुगलों ने हुगली पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों को जान बचाकर भागना पड़ा। नुकसान कितना हुआ? मुगलों के भी करीब 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 पुर्तगाली कैदियों को बंदी बनाया और आगरा भेज दिया। कैदियों का क्या हुआ? उनके सामने 2 ही रास्ते रखे गए, या तो इस्लाम कबूल करो या गुलाम बनो। कुछ समय तक ईसाइयों पर सख्ती जारी रही, फिर धीरे धीरे मामला शांत हुआ। लेकिन हुगली की इस घटना ने बंगाल में पुर्तगाली शक्ति की कमर तोड़कर रख दी। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक तस्वीर तो साफ उभरती है कि भारत में पुर्तगाली प्रभाव सिर्फ गोवा तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये पश्चिमी और पूर्वी तटों पर फैली बस्तियों, क्षेत्रीय राजनीति में उनकी दखलंदाजी और मुगल दरबार के साथ उनके कभी अच्छे कभी बुरे रिश्तों तक फैला हुआ था। हमने उनके प्रशासन के ढांचे को देखा, वायसराय से लेकर स्थानीय कप्तानों तक, और ये भी देखा कि कैसे उन कप्तानों की बेलगाम ताकत कई बार फायदे की जगह नुकसानदेह साबित हुई। हाँ, वो नियंत्रण की कमी साफ दिखती है। उनकी धार्मिक नीति की जटिलता को समझा, शुरुआती असहिष्णुता, फिर इंक्विजिशन का दौर, और उसी वक्त अकबर जैसे बादशाह के दरबार में जज्युट मिशनों का प्रभाव। वो विरोधाभास बहुत दिलचस्प है। 1498 वास्को डी गामा कालीकट पहुंचते हैं, और वहां के जो राजा थे ज़ैमोरिन, उन्होंने स्वागत भी किया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, एक नया दरवाजा खुल गया था यूरोप और भारत के बीच, सीधा समंदर के रास्ते। बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ नमस्ते करके वापस नहीं गए। स्रोत साफ बताते हैं कि उन्होंने बहुत तेजी से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। हाँ, जैसे 1503 में कोचीन, फिर 1505 में कन्नूर, वहां पहले पुर्तगाली किले बन गए। और ये सिर्फ मतलब गोदाम नहीं थे, ये तो फौजी अड्डे थे, है ना? एकदम, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। तट पर खास जगहों पर कब्जा और अपनी ताकत दिखाने में भी देर नहीं लगाई। हाँ, 1509 में गवर्नर फ्रांसिस्को एल्मेडा ने गुजरात, मिस्र,
और जमोरिन, इन तीनों की मिलीजुली नेवी को हरा दिया। सोचिए, ये समंदर पर उनके दबदबे का खुला ऐलान था। और फिर आता है 1510। अल्फोंसो एल्बुकर्क बीजापुर से गोवा छीन लिया। ये कितनी बड़ी बात थी। कदम था। मतलब गोवा सिर्फ एक पोर्ट नहीं रहा, वो भारत की जमीन पर पहला पक्का यूरोपीय ठिकाना बन गया। अब वो लोकल राजाओं पर निर्भर नहीं थे। अच्छा, इसीलिए शायद 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया गया। बिल्कुल सही। और फिर सिलसिला चलता रहा। 1535 में दीव, 1559 में दमन। पश्चिमी तट पर उनकी पकड़ एकदम मजबूत होती गई। तो ये थी कहानी उनके उठान की। समुद्री ताकत, स्ट्रेटेजिक किले और जरूरी बंदरगाहों पर कंट्रोल। हाँ, उन्होंने एक तरह से भारत में यूरोपीय शक्ति का एक नया मॉडल दिखाया। नेवी के दम पर तट को कंट्रोल करना। लेकिन कहते हैं ना, हर कमाल को जवाल है, शक्ति हमेशा नहीं टिकती। तो सवाल फिर वही, इतनी मजबूती से शुरू करने वाले पुर्तगाली कमजोर कैसे पड़ गए? स्रोत सबसे पहले इशारा करते हैं उनके व्यापारिक असर में गिरावट की तरफ। हाँ, ये अजीब बात है ना। जिस व्यापार पर कब्जा करने आए थे, उसी पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई 18वीं सदी आते आते। ऐसा क्यों हुआ? कई वजह थी। एक तो दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कई पुर्तगाली जो आए थे व्यापार करने, वो समुद्री डाकू बन गए। क्या बात कर रही हैं? व्यापारी से डाकू? हाँ, हुगली जैसी जगहें तो बंगाल की खाड़ी में उनके लूटपाट के अड्डे के तौर पर बदनाम हो गईं। ये तो मतलब पतन का साफ संकेत है। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं होगा, भारत के अंदर भी तो कुछ बदल रहा होगा। बिल्कुल। पुर्तगालियों को जो शुरू में एक तरह की खुली छूट मिली थी, वो हमेशा नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे सीन बदला। जैसे मिस्र, पारस, उत्तर भारत, यहाँ ताकतवर सल्तनतें और साम्राज्य खड़े हो गए। और भारत में ही, उनके पड़ोस में ही मराठे, वो एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरे। हाँ, मराठों का तो जिक्र तो बहुत अहम है, स्त्रोत में भी है। 1739 में मराठों ने उनसे सालसेट और बेसिन छीन लिया। बिल्कुल, आज के मुंबई के पास के इलाके। ये बहुत बड़ा झटका था। ये दिखाता था कि अब वो उतने ताकतवर नहीं रहे। और उनकी अपनी अंदरूनी पॉलिसीज का क्या, खासकर धर्म को लेकर? हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। जेजुएट पादरी जो आए थे, उनकी गतिविधियां और खास तौर पर जो जबरदस्ती धर्म बदलवाने की कोशिशें हुई, उससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी बहुत नाराज हुए। स्रोत यही बताते हैं। तो इसका असर सिर्फ सामाजिक लेवल पर था या राजनीतिक भी? नहीं, दोनों पर था। राजनीतिक तनाव तो बड़ा ही, पर सबसे ज्यादा क्या हुआ कि आम लोग उनसे कट गए, बिल्कुल दूर हो गए। ये तो किसी भी हुकूमत के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। आप वहां राज नहीं कर सकते जहां लोग ही आपके खिलाफ हों। और उन्होंने अपनी नीतियों से लोगों को दुश्मन बना लिया था। और व्यापार में भी गड़बड़। स्रोत बेईमान तौर तरीकों की बात करते हैं। हाँ, उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस पर भी सवाल थे। कहा जाता है कि वो बेईमानी करते थे, जिससे लोकल व्यापारी और राजाओं में गुस्सा था। वो समुद्री लुटेरे वाली इमेज तो बनी गई थी। अच्छा। और साथ में उनका वो रवैया, मतलब घमंड और हिंसा, इससे छोटे राजाओं से लेकर मुगलों तक सब उनके दुश्मन बन गए धीरे धीरे। तो ये तो हो गई अंदर की कमजोरियां और लोकल विरोध। क्या पुर्तगाल के बाहर, मतलब दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका असर यहाँ पड़ा? हाँ बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात हुई ब्राजील की खोज। ब्राजील? उसका क्या लेना देना? अरे, ब्राजील उनके लिए सोने की खान जैसा साबित हुआ। पुर्तगाल का सारा ध्यान, सारा पैसा, सारी ताकत उधर खिंच गई, अटलांटिक के पार। भारत पर फोकस कम हो गया। अच्छा, ये एक बड़ा पॉइंट है। उसका तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। 1580-81 में पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया। अब पुर्तगाल ना चाहते हुए भी स्पेन की लड़ाइयों में फंस गया। किसके खिलाफ? खासकर इंग्लैंड और हॉलैंड यानी डच लोगों के खिलाफ। अब पुर्तगाल के दुश्मन यूरोप में भी थे और समंदर में भी। भारत में जो उनका व्यापार पर एकाधिकार था, उस पर बहुत बुरी मार पड़ी। और वो सीक्रेट रास्ता, भारत आने का समुद्री रास्ता, वो हमेशा सीक्रेट रहा। नहीं, ज्ञान कहाँ छुपता है। डच और अंग्रेज वो खुद भी तो माहिर नाविक थे। उन्होंने भी जल्दी पता लगा लिया कि भारत कैसे पहुंचना है। अच्छा। तो अब पुर्तगाली अकेले नहीं थे इस रेस में, और जो नए खिलाड़ी आए थे, डच और अंग्रेज, हाँ, वो ज्यादा ताकतवर थे। उनके पास पैसा ज्यादा था, जहाज बेहतर थे, और उनके इरादे भी पुर्तगालियों से कहीं ज्यादा बड़े थे। तो यहाँ से असली कंपटीशन शुरू हुआ। बिल्कुल। और इस मुकाबले में पुर्तगाली पिछड़ते चले गए। स्रोत यही बताते हैं, एक एक करके उनके किले, उनकी बस्तियां हाथ से निकलने लगी। जैसे? हाँ, जैसे 1612 में सूरत अंग्रेजों के हाथ चला गया।
फिर 1663 तक मालाबार तट के सारे किले डचों ने ले लिए। बाप रे। और गोवा का क्या हुआ, जो उनकी राजधानी थी, उनका गौरव? गोवा की अहमियत भी कम होने लगी थी। एक तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, जो गोवा का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। और जैसा हमने कहा, ब्राजील नया सेंटर बन गया था पुर्तगाली साम्राज्य का। और मराठों का खतरा तो सर पे था ही। 1683 में मराठों ने 2 बार नेवी से हमला किया गोवा पर, जमीन से भी चढ़ाई की। क्या वो ले पाए गोवा? नहीं, ले तो नहीं पाए, लेकिन पुर्तगालियों की हालत पतली हो गई थी, उनकी कमजोरी साफ दिखने लगी थी। इस पूरे दौर पर स्रोत में एक पुर्तगाली गवर्नर अल्फोंसो डी सूजा की एक बात का जिक्र है, वो बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, अल्फोंसो डी सूजा, जो 1542-45 के आसपास गवर्नर थे, उन्होंने जो कहा वो जैसे पूरे पतन का निचोड़ है। क्या कहा था उन्होंने? स्रोत के मुताबिक उन्होंने कहा कि पुर्तगाली एक हाथ में तलवार और दूसरे में क्रॉस लेकर आए थे। जब उन्हें सोना दिखा तो उन्होंने क्रॉस एक तरफ रख दिया ताकि जेबें भर सकें। जेबें इतनी भारी हो गई कि तलवार संभालनी मुश्किल हो गई, तो वो भी छोड़ दी, और इसी हाल में वो बाद में आने वालों से हार गए। वाह, क्या बात कही है। मतलब लालच और अपने मकसद से भटकना। बिल्कुल, उनके पतन का बड़ा कारण बना। ये उनकी अपनी अंदरूनी नजर थी। तो ये तो हुई उनके पतन की पूरी कहानी, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत पर उनका कोई असर भी रहा, कोई स्थायी प्रभाव? क्या कुछ ऐसा छोड़ा उन्होंने जो आज भी मायने रखता है? हाँ बिल्कुल, असर तो पड़ा, और कई तरह का। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके आने से ही भारत में यूरोपीय युग की शुरुआत हुई। और उन्होंने ये दिखाया कि नौसेना की ताकत कितनी जरूरी हो सकती है, कि आप समंदर के रास्ते आकर भी किसी देश पर अपना दबदबा बना सकते हैं। हाँ, हालांकि स्रोत याद दिलाते हैं कि भारत में पहले भी जैसे चोल राजाओं के पास मजबूत नौसेनाएं थीं, लेकिन शायद ये पहली बार था कि कोई बाहरी ताकत समुद्र से आई और समुद्र पर कंट्रोल को ही अपनी शक्ति का आधार बना लिया। सही कहा। और उनके जहाजों पर तोपें होती थीं। ये एक नया तरीका था बल प्रयोग करके व्यापार पर कब्जा करना। उन्होंने ये भी दिखाया कि जहाजों से तोपों को उतारकर जमीन पर लड़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कुछ और खास? स्रोत बताते हैं कि 16वीं सदी में वो कुछ नई चीजें लाए, जैसे बॉडी आर्मर यानी शरीर को बचाने वाले कवच, मैचलॉक बंदूकें जो उस वक्त की नई बंदूकें थीं। अच्छा। और जैसा कहा, जहाजों से उतारी गई तोपें। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद मुगलों ने भी तोपों का इस्तेमाल, खासकर हल्की तोपें जिन्हें घोड़े पर ले जा सकते थे, वो पुर्तगालियों से ही सीखा हो। लेकिन एक चीज स्रोत में ज्यादा अहम बताई गई है, पैदल सेना की ड्रिलिंग। हाँ, ये शायद जमीन पर लड़ाई के मामले में उनका सबसे बड़ा योगदान था। 1630s के दशक में डचों से मुकाबला करने के लिए उन्होंने स्पेनिश मॉडल पर अपनी पैदल सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मतलब एक साथ कदम मिलाना, अनुशासन में रहना। हाँ बिल्कुल, मुनज़्ज़म तरीके से लड़ना। और ये तरीका इतना कामयाब हुआ कि बाद में इसे फ्रांसीसी, अंग्रेज, यहाँ तक कि मराठों और सिखों ने भी अपनाया। अच्छा। और यही आगे चलकर उन सिपाही सेनाओं का आधार बना, जिन्होंने बाद में भारत का इतिहास ही बदल दिया। ये तो सच में बहुत बड़ा असर है। हाँ। और समुद्री तकनीक, उनके जहाज कैसे थे? उनके जहाज उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस्ड थे। मल्टी डेक वाले, यानी कई मंजिला, भारी और मजबूत, ऐसे बने थे कि अटलांटिक के तूफानों को झेल सकें, सिर्फ मानसून की हवाओं को नहीं। हाँ। और क्योंकि वो मजबूत थे तो ज्यादा भारी तोपें भी ले जा सकते थे। उनके डिजाइन में भी खासियत थी, आगे और पीछे के हिस्से ऊंचे बने होते थे, जिससे लड़ाई में मदद मिलती थी। क्या भारतीय जहाज बनाने वालों ने इन चीजों को सीखा? स्रोत कहते हैं हाँ, उन्होंने सीखा, लेकिन तकनीक से भी ज्यादा शायद उनकी ऑर्गेनाइज करने की क्षमता अहम थी। जैसे सरकारी हथियार कारखाने और डॉकयार्ड बनाना, पायलटों और नक्शों का एक सिस्टम बनाना, सरकारी नेवी का इस्तेमाल करके प्राइवेट व्यापारियों पर काबू रखना, ये सब मैनेजमेंट वाली बातें थीं। लेकिन ये ज्ञान फिर किसको मिला ज्यादा? मजे की बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पुर्तगालियों से ज्यादा उनके कॉम्पिटिटर्स ने सीखी, डच और अंग्रेजों ने। अच्छा, तो मिलिट्री, नेवी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पर उनका असर दिखता है। लेकिन कल्चर का क्या? स्रोत उनकी धार्मिक कट्टरता और क्रूरता की बात भी करते हैं। हाँ, और उस पहलू को भूला नहीं जा सकता। वो उनकी विरासत का एक दुखद अंधेरा हिस्सा है। धार्मिक असहिष्णुता, हिंसा, ये सब हुआ। लेकिन इसके बावजूद स्रोत ये भी मानते हैं कि जो मिशनरीज और चर्च आए, उन्होंने कला को भी बढ़ावा दिया। पेंटिंग, नक्काशी, मूर्ति कला सिखाई।
यूरोपियन आर्ट स्टाइल भारत लाए। इसमें गोवा का नाम खास तौर पर आता है ना। बिल्कुल। गोवा सोने चांदी के बहुत महीन काम का सेंटर बन गया। वो बारीक जाली वाला काम जिसे फिलिग्री कहते हैं, पत्तियों वाली नक्काशी, रत्नों से जड़ा हुआ मेटल का काम, ये सब गोवा की पहचान बन गया। पर उनके चर्च आर्किटेक्चर कैसा था? बाहर से देखने में अक्सर सिंपल होते थे, लेकिन अंदर से काफी सजे होते थे। लकड़ी की नक्काशी, मूर्तियां, कभी-कभी छतों पर पेंटिंग भी मिलती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत को समेटें तो ये साफ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो पतन हुआ वो किसी एक वजह से नहीं था। बिल्कुल नहीं, कई सारी चीजें एक साथ हुई। उनकी अपनी गलत नीतियां, चाहे वो धर्म को लेकर हों या व्यापार को लेकर। फिर बाहरी चुनौतियां, भारत की अपनी ताकतें जो मजबूत हो रही थी, हाँ। और यूरोप से आए नए ज्यादा ताकतवर कॉम्पिटिटर्स। सही। और पुर्तगाल का अपना ध्यान भी बढ़ गया था ब्राजील की वजह से। बिल्कुल। तो ये सब मिला जुला असर था। हाँ, और ये भी साफ है कि उनके आने से भारत में यूरोपीय ताकतों का एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने नेवी की इंपॉर्टेंस दिखाई, मिलिट्री में नए तरीके लाए, और हाँ, कुछ हद तक कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, भले ही उनकी लेगेसी, उनकी विरासत थोड़ी मिली जुली और विवादित रही हो। इस सब के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। स्रोत बार बार कहते हैं कि उनकी धार्मिक नीतियों ने बहुत विरोध पैदा किया। अगर सिर्फ एक सोचने की बात है, अगर उनकी नीतियां ज्यादा सहनशील होती, टॉलरेंट होती, तो क्या भारत में उनका इतिहास कुछ और होता? क्या वो ज्यादा टिक पाते? ये वाकई एक दिलचस्प क्या होता अगर वाला सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या नतीजा निकलता। बस एक विचार है आगे सोचने के लिए।